हिंदी साहित्य श्रृंखला की आज की इस कड़ी में हमारी कहानी है बड़े घर की बेटी। इस कहानी का उद्देश्य मध्यम वर्ग की घरेलू समस्याओं को सुलझाकर संगठित परिवार में मिलजुल कर प्रेम से रहने का संदेश देना है। घर में शांति स्थापित करने की जिम्मेदारी नारी की ही होती है और अगर नारी समझदार है, उसमें धैर्य है, परिवार के प्रति प्रेम है, तो वह कोई भी घटना परिवार को विघटित नहीं करने देगी। यह कहानी परिवार को संगठित करते हुए प्रेम, सौहार्द से एक दूसरे की भावनाओं को समझकर उनका सहयोग करते हुए जीवन यापन करने की प्रेरणा देती है। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी बड़े घर की बेटी। प्रेमचंद मानते थे कि बड़े घर की बेटी उनकी सर्वोत्तम रचना है। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। उनके पितामह किसी समय में बड़े धन धान्य से संपन्न थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर, जिसकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी, उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे। कहते हैं इस दरवाजे पर कभी हाथी झूमा करता था। अब उस हाथी की जगह एक बूढ़ी भैंस ने ले ली थी। उस भैंस के शरीर में अस्थि पंजर के सिवा कुछ शेष न था और शायद दूध बहुत देती थी, क्योंकि एक न एक आदमी हांडी लिए उसके पीछे सवार रहता था। बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति जो थी वो वकीलों को भेंट कर चुके थे। उनकी वर्तमान आय 1000 रुपए वार्षिक से अधिक न थी। 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम था श्रीकंठ सिंह। उसने बहुत दिनों तक परिश्रम किया और फाइनली जाकर के बीए की डिग्री प्राप्त की। अब वह एक दफ्तर में नौकर था। छोटा लड़का जो था उसका नाम था लाल बिहारी सिंह। दोहरे बदन का सजीला जवान था, भरा हुआ मुखड़ा था, चौड़ी छाती थी। भैंस का 2 सेर ताजा दूध वह सवेरे सवेरे ही पी जाता था। श्रीकंठ सिंह की दशा बिल्कुल विपरीत थी। इन नेत्र प्रिय गुणों को उन्होंने बीए के इन्हीं 2 अक्षरों पर न्यौछावर कर दिया था। कहने का मतलब ये कि वे इतने सुंदर न लगा करते थे क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत करी थी। इन 2 अक्षरों ने उनके शरीर को निर्बल बना दिया था। यानी बीए की डिग्री हासिल करने के चक्कर में वे निर्बल बन चुके थे। चेहरे पे कांति नहीं बची थी। इसी से वैद्य ग्रंथों पर उनका विशेष प्रेम था। आयुर्वेदिक औषधियों पर उनका बहुत विश्वास था। दशहरे के दिनों में वे बड़े उत्साह से रामलीला में भाग लेते और किसी न किसी पात्र का पाठ अदा करते थे। गौरीपुर में रामलीला के जन्मदाता वही थे। प्राचीन हिंदू सभ्यता का गुणगान उनकी धार्मिकता का प्रधान अंग था। सम्मिलित कुटुंब के तो वे एकमात्र उपासक थे। यही कारण था कि गांव की ललनाएं उनकी निंदा किया करती थी। कोई कोई तो उनको अपना शत्रु भी समझती थी। स्वयं उनकी पत्नी इस विषय में उनका विरोध करती थी। यह इसलिए नहीं कि उनकी पत्नी अपने सास ससुर, देवर या जेठ आदि से घृणा करती थी, बल्कि उनकी पत्नी खुले विचारों की थी। उनका मानना था कि यदि बहुत कुछ सहने और बहुत कुछ देने के बाद भी परिवार के साथ निर्वाह न हो सके, तो आए दिन की कलह से जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा यह बेहतर है कि अपनी खिचड़ी अलग पका ली जाए। उनकी पत्नी का नाम था आनंदी। एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। उसके बाप एक छोटी सी रियासत के तालुकेदार थे। बड़ा सा भवन था। उनके घर में 3 हाथी, 3 कुत्ते, बाज, बहरी शिकरे, झाड़ फानूस, ऑनररी मजिस्ट्रेट और ऋण, जो एक प्रतिष्ठित तालुकेदार के भोग्य पदार्थ हैं, सभी कुछ उनके घर में विद्यमान था। उनके पिता का नाम था भूप सिंह। बड़े उदारचित्त और प्रतिभाशाली पुरुष थे, पर दुर्भाग्य से एक भी लड़का न था। 7 लड़कियां हुई और देव योग से सारी की सारी जीवित हैं। पहली उमंग में तो उन्होंने 3 ब्याह दिल खोल कर लिए। तालुकेदार थे, 3 ब्याह कर लिए, पर 15-20 हजार रुपयों का कर्ज जब उनके सिर पर हो आया, तब जाकर के उनकी आंखें खुली। तब हाथ समेटा। आनंदी जो है वो 4थे नंबर की बेटी है। वह अपनी सभी बहनों में सबसे अधिक रूपवती और गुणवती थी। इससे ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार किया करते थे। वैसे ऐसा देखा भी गया है कि सुंदर संतान जो होती है ना, उसको माता पिता अधिक चाहते हैं। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि आनंदी का विवाह करे तो कहाँ करे।
यह तो चाहते नहीं थे कि भाई ऋण के बोझ तले और दब जाएं, और यह भी नहीं स्वीकार था कि ऐसे घर में लड़की को ब्याह दें कि वो अपने आप को भाग्यहीन समझे। इसी दुविधा में थे। एक दिन श्रीकंठ उनके पास किसी चंदे का रुपया मांगने के लिए आता है। शायद नागरी प्रचार का चंदा था। भूप सिंह उसको देख करके उसे प्रभावित हो जाते हैं। भूप सिंह उनके स्वभाव पर रीझ जाते हैं और धूमधाम से श्रीकंठ और आनंदी का ब्याह कर देते हैं। आनंदी अपने नए घर में आती है। यहाँ का रंग ढंग उसने कुछ और ही देखा। जिस टीम टाम से उसका बचपन बीता था, यहाँ पर तो वहां नाम मात्र की भी चीजें नहीं थी। हाथी घोड़ों का तो कहना ही क्या, कोई सजी हुई सुंदर बहली तक नहीं थी। रेशमी स्लीपर लेकर आई थी आनंदी अपने साथ, पर यहाँ बाग कहाँ। मकान में खिड़कियां तक तो थी नहीं, न जमीन पर फर्श था और ना ही दीवार पर कोई तस्वीर टंगी थी। यह एक सीधा साधा देहाती गृहस्थी का मकान था। किंतु आनंदी ने थोड़े ही दिनों में अपने को इस नई अवस्था के अनुकूल बना लिया, मानो उसने विलास के सामान कभी देखे ही ना हो। एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह 2 चिड़िया लिए हुए आया। लाल बिहारी उसका देवर, और अपनी भावच से बोलता है, जल्दी से पका दो, बहुत भूख लगी है। आनंदी भोजन बनाकर उसकी राह देख रही थी। अब वह नया व्यंजन बनाने बैठी। हांडी में देखा तो घी जो था वो पाव भर से अधिक था नहीं। बड़े घर की बेटी थी, किफायत क्या जानती। उसने सारा का सारा घी जो था उन 2 चिड़ियों को बनाने के लिए मांस में डाल दिया। लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी ही नहीं था। बोला, भावच, दाल में घी क्यों नहीं डाला? आनंदी ने कहा कि सारा का सारा घी तो मांस में पड़ गया। लाल बिहारी जोर से बोला, अरे भाई, परसों ही तो घी लेकर आया हूं, इतनी जल्दी कैसे उठ गया? आनंदी ने उत्तर दिया, आज तो कुल पाव भर ही रहा होगा, वह सारा का सारा मैंने मांस में डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है ना, उसी तरह शुदा से बावला, भूख से बावला मनुष्य जरा जरा सी बात पर तिनक जाता है। लाल बिहारी को भावच की यह ढिठाई बड़ी बुरी मालूम हुई। तिरक कर बोला, मैके में तो चाहे घी की नदी बहती हो। भैया, स्त्रियां जो होती है ना, वो गालियां सह लेती हैं, मार भी सह लेती हैं, पर मैके की निंदा नहीं सह सकती। आनंदी मुंह फेर कर बोली, हाथी मरा भी तो 9 लाख का। वहां इतना घी नित्य नाई का हार खा जाया करते थे, जितने घी पर आज बवाल मचा रहे हैं आप। लाल बिहारी के तो तन बदन में आग लग गई। थाली उठाकर पटक दी और बोला, जी चाहता है भाभी तेरी जीभ पकड़कर खींच लूं। आनंदी को भी क्रोध आ गया। उसका मुंह गुस्से से लाल हो गया। बोली, वे होते तो आज इसका मजा चखाते। अब अपड़ उज्जड़ ठाकुर से न रहा गया। लाल बिहारी तो अपड़ था, पढ़ा लिखा था नहीं, उज्जड़ था, उसे रहा नहीं गया। एक साधारण सी जमींदार की स्त्री से, ठीक है, वो इतनी सारी बातें कैसे सुन सकता था? उसने अपनी खड़ाऊ उतारी और जोर से आनंदी की ओर दे फेंकी और बोला, जिसके गुमान पर भूली हुई हो ना, उसे भी देख लूंगा, तुम्हारे खसम को भी देख लूंगा। आनंदी ने अपने हाथ से खड़ाऊ रोक ली, सर बचा लिया, पर उसकी उंगली में चोट आ गई। क्रोध के मारे हवा से हिलते पत्ते की भांति कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। स्त्री का बल और साहस, मान और मर्यादा उसके पति तक ही होती है। उसे अपने पति के बल पर और पुरुषत्व पर बहुत घमंड होता है। उसे लगता है हर परिस्थिति में उसका पति उसका साथ देगा और उसे बचा लेगा। आनंदी इस खून का घूंट पीकर रह गई, सिर्फ इसी सोच में, सिर्फ इसी विचार से कि श्रीकंठ आएंगे तो जरूर खबर लेंगे, उसका साथ देंगे। श्रीकंठ सिंह जो थे वो शनिवार को घर आया करते थे। बृहस्पतिवार को यह घटना घटी थी। 2 दिन बाद आनंदी कोप भवन में ही रही। 2 दिन तक जो है वो आनंदी कोप भवन में ही रही, बाहर ना निकली। ना उसने कुछ खाया ना पिया, वो सिर्फ और सिर्फ श्रीकंठ की बाट देखती रही। अंत में शनिवार को नियमानुकूल श्रीकंठ आते हैं और इधर उधर की बातें करते हैं, देश काल संबंधी समाचार, कुछ नए मुकदमे आदि पर चर्चा करने लगते हैं। यह वार्तालाप उनके भाई के साथ और उनके पिता के साथ रात के 10 बजे तक होता रहता है। गांव के भद्र पुरुषों को इन बातों में ऐसा आनंद मिलता था
गांव की चौपाल से कुछ और लोग आकर के बैठ गए थे। इस विचार विमर्श में उन्हें बड़ा आनंद मिलता था कि खाने पीने की भी सुध न रहती थी। श्रीकंठ को पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता था। वो इतनी मजेदार बातें करता था कि गांव वालों से पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता था। ये 2-3 घंटे आनंदी ने बड़े कष्ट से काटे। इंतजार कर रही थी कि कब श्रीकंठ आए। किसी तरह भोजन का समय आया। पंचायत उठ करके अपने अपने घर गई। एकांत हुआ। लाल बिहारी, उसका भाई, उसे कहता है, भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिएगा कि मुंह संभाल कर बात किया करे, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। बेनी माधव सिंह ने बेटे की ओर साक्षी दी। अपने बेटे का साथ दे करके बेनी माधव सिंह ने कहा, हाँ, बहू बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं कि वह मर्दों के मुंह लगे। श्रीकंठ खा पीकर आनंदी के पास गए। आनंदी तो पहले ही भरी बैठी थी। यह हजरत भी कुछ तीखे थे। श्रीकंठ के भी अभी कुछ तेवर थे, क्योंकि उसका भाई और उसके पिता उसको पहले ही भर चुके थे। आनंदी से पूछता है श्रीकंठ, चित्त तो प्रसन्न है? आनंदी की त्योरियों पर बल पड़ गए। झुंझलाहट के मारे बदन में से ज्वाला दहक उठी। बोली, जिसने तुम्हें यह आग लगाई है उसे पाऊं, मुंह झुलस दूं। श्रीकंठ कहता है, इतनी गर्मी क्यों हो रही है? क्या हो गया है, बात तो बताओ। आनंदी कहती, क्या कहूं, यह मेरे भाग्य का फेर नहीं है। एक गंवार छोकरा जिसको चपरासी गिरी करने का भी शऊर नहीं है, मुझे खड़ाऊं से मार कर मुझ पर यूं करता है। श्रीकंठ कहता है, सब कुछ साफ साफ कहो, मुझे कुछ नहीं पता। आनंदी बताना शुरू करती है, परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझे मांस पकाने को कहा। हांडी के अंदर पाव भर घी था, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा कि भाभी दाल में घी क्यों नहीं है। बस इसी पर मेरे मैके को बुरा भला कहने लगा। मुझसे भी ना रहा गया। मैंने कह दिया कि इतना घी तो नाई और कहार खा जाया करते थे मेरे घर पे, और किसी को पता भी नहीं लगता था। बस इतनी सी बात पर अन्यायी ने मुझे खड़ाऊ फेंक कर मार दी। यदि हाथ से न रोकती तो मेरा सर फट जाता। उसी से पूछो अगर मैंने कुछ भी झूठ बोला हो तो। श्रीकंठ की आंखें लाल हो गई। बोले, इतनी बड़ी बात हो गई? इस छोकरे का इतना साहस? आनंदी स्त्रियों के स्वभाव अनुसार रोने लगी, क्योंकि आंसू तो हम औरतों की पलकों पे रहते हैं। श्रीकंठ बड़े धैर्यवान और शांति पुरुष थे। उन्हें कभी कभी ही क्रोध आता था, और स्त्रियों के आंसू जो होते हैं वो पुरुष की क्रोधाग्नि को भड़काने में तेल का काम करते हैं। रात भर श्रीकंठ करवटें बदलता रहा। उद्विग्नता के कारण उसकी पलक तक नहीं झपकी। प्रातःकाल अपने पिता के पास जाकर कहते हैं, दादा, अब इस घर में मेरा निबाह न होगा। इस तरह की विद्रोहपूर्ण बातें कहने पर श्रीकंठ ने कितनी ही बार अपने कई मित्रों को आड़े हाथों लिया था, क्योंकि वह तो सम्मिलित परिवार का पक्षधर था ना। अकेले अकेले रहना उसे पसंद नहीं था। कितने ही परिवारों को उसने अलग होने से बचाया था, परंतु दुर्भाग्य, आज उन्हें स्वयं ही ये बातें अपने मुंह से कहनी पड़ रही थी। दूसरों को उपदेश देना कितना आसान होता है। बेनी माधव सिंह घबरा उठे। कहते हैं, अरे भाई, क्या हो गया? श्रीकंठ कहता है, मुझे भी अपनी मान प्रतिष्ठा का कुछ विचार है। आपके घर में अब अन्याय और हट का प्रकोप हो रहा है। जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वे उनके सिर चढ़ते हैं। मैं दूसरे का नौकर ठहरा, घर पर मैं रहता नहीं हूं, पर यहाँ मेरे पीछे से मेरी स्त्री पर खड़ाऊ और जूतों की बौछारें होती हैं। कड़ी बात तक चिंता नहीं, कोई एक दो बात कह देता तो मैं सह लेता, ठीक है, किंतु मैं यह कदापि नहीं सह सकता कि मेरी औरत के ऊपर लाते और घुसे पड़े। बेनी माधव सिंह अब कुछ न बोल सके। श्रीकंठ सदैव उनका आदर करते थे। उनके ऐसे तेवर देखकर बूढ़ा ठाकुर जो था अवाक रह गया। केवल इतना ही बोल पाया, बेटा तुम बुद्धिमान हो, ऐसी बातें ना करो। स्त्रियां तो इस तरह घर का नाश कर देती हैं, उन्हें सर पे चढ़ाना अच्छी बात नहीं है। स्त्रियों की सारी बातें नहीं सुननी चाहिए। श्रीकंठ कहता है, इतना मैं जानता हूं, आपके आशीर्वाद से मैं मूर्ख नहीं हूं, और आप स्वयं जानते हैं, समझते हैं कि मेरे समझाने बुझाने से इस गांव में कई घर संभल गए हैं। पर जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में मैं उत्तरदायी हूं, मैं उसका अपमान नहीं बर्दाश्त कर सकता। आप सच मानिए, मेरे लिए यह कुछ कम नहीं कि लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं होता। अब बेनी माधव सिंह भी गरमाए। पिता को भी गुस्सा आया। ऐसी बातें और नहीं सुन सकूंगा। कहते हैं, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है,
उससे जब कभी भूल चूक हो जाती है तो तुम माफ कर देते हो ना। लो कान पकड़ लेगा, माफी दे दो। श्रीकंठ कहता है कि लाल बिहारी को अब मैं अपना भाई नहीं मानता। बेनी माधव सिंह हंसते हैं, अपनी स्त्री के पीछे? श्रीकंठ कहता है नहीं, उसकी क्रूरता और अविवेक के कारण। सन्नाटा, दोनों कुछ नहीं बोलते। ठाकुर साहब लड़के का क्रोध शांत करना चाहते थे, लेकिन यह नहीं स्वीकार करना चाहते थे कि लाल बिहारी ने कोई अनुचित काम किया है। उनके हिसाब से उनके बेटे ने कुछ गलत नहीं किया था। इसी बीच गांव के और सज्जन जो थे वो हुक्के चिलम के बहाने आ गए। इतना तो पता लग ही गया था कि घर में कुछ लड़ाई झगड़ा हो रहा है। जब कई स्त्रियों ने यह सुना तो श्रीकंठ पत्नी के पीछे पिता से लड़ने को तैयार है, तो उन्हें भी बड़ी खुशी हुई। दोनों पक्षों की मधुर वाणियां सुनने के लिए उनकी आत्माएं तिलमिलाने लगी, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो श्रीकंठ जिसने हमें अलग नहीं होने दिया, आज वही अलग होने की बात कर रहा है। उन्हें लग रहा था कि कहीं ना कहीं हमारा भी रास्ता साफ हो जाएगा। कोई हुक्का पीने के बहाने और कोई लगान की रसीद दिखाने आ बैठा। बेनी माधव सिंह पुराने आदमी थे, लोगों के भावों को ताड़ गए। उन्होंने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, इन द्रोहियों को ताली बजाने का अवसर ना दूंगा, इन लोगों को मजाक बनाने का अवसर नहीं दूंगा। बड़े प्यार से अपने बेटे से कहते हैं, बेटा मैं तुमसे बाहर नहीं हूं, तुम्हारा जो मन करे करो। अब तो लड़के से अपराध हो ही गया, तुम्हारे भाई से तो अपराध हो गया है। इलाहाबाद का अनुभव रहित झल्लाया हुआ ग्रेजुएट हमारा श्रीकंठ इस बात को समझ ही नहीं पाया कि ये पापा ने अचानक गिरगिट की तरह रंग कैसे बदल लिए। उसे डिबेटिंग क्लब में अपनी बात पर अड़ने की आदत थी, उसे तो आदत थी बहस करने की, बट इतनी जल्दी उसके पिताजी मान गए उसे समझ में नहीं आ रहा था। इन हथकंडों की उसको खबर नहीं थी कि अपनी मान मर्यादा उसके पिताजी गांव वालों से बचा रहे हैं। बाप ने जिस मतलब से बात पलटी थी वो उसको समझ में ही नहीं आ रहा था। कहता है लाल बिहारी अब इस घर में नहीं रहेगा। बेनी माधव कहते हैं, बेटा बुद्धिमान लोग मूर्खों की बातों पर ध्यान नहीं देते, वह बेसमझ लड़का है, उससे जो कुछ भूल हुई तुम बड़े होकर उसे क्षमा कर दो, छोटा भाई है तुम्हारा, माफ कर दो। श्रीकंठ उसकी इस दुष्टता को मैं कदापि नहीं सहन कर सकता। या तो वही घर में रहेगा या मैं ही। आपको यदि वह अधिक प्यारा है तो मुझे विदा कर दीजिए, मैं अपना भार आपे संभाल लूंगा। और अगर आप मुझे रखना चाहते हैं तो उसे कहिए वो जहां मर्जी जाए पर यहां से निकल जाए। लाल बिहारी सिंह दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़ा हुआ अपने बड़े भाई की सारी बातें सुन रहा था। वह अपने बड़े भाई का बहुत आदर करता था। उसे कभी इतना साहस नहीं हुआ था कि अपने बड़े भाई श्रीकंठ के सामने कभी चारपाई पर भी बैठ जाए या अपने भाई के सामने हुक्का पी ले या पान खा ले। बाप का भी इतना मान नहीं किया करता था। श्रीकंठ पर भी उसका हार्दिक स्नेह था। अपने होश में उसने कभी भी अपने छोटे भाई को गुड़का तक नहीं था। जब वह इलाहाबाद से आता था तो अपने भाई के लिए कोई ना कोई चीज अवश्य लाता था। मुकद्दर की जोड़ी उसने अपने भाई को ही बनवा कर दी थी। पिछले साल जब उसका भाई जो था अपने से ड्योढ़ जवान को नाग पंचमी के दिन दंगल में पछाड़ कर आया था, तो श्रीकंठ ने बहुत खुश होकर के उसे अखाड़े में ही जाकर गले से लगा लिया और 5 रुपए उसके ऊपर लुटाए थे। अब ऐसे भाई के मुंह से आज ऐसी हृदय विदारक बात सुनकर लाल बिहारी को बहुत ग्लानि हुई। वह फूट फूट कर रोने लगा। इसमें संदेह नहीं कि उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। भाई के आने से एक दिन पहले तक उसकी छाती जो थी वो धड़कती थी। सोचता था कि भैया न जाने क्या कहेंगे, मैं भाई के सामने जाऊंगा कैसे, मैं उनसे क्या बोलूंगा, मेरी आंखें उनके सामने उठेंगी कैसे। उसने समझा था कि भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे, डांट डपट देंगे, पर इस आशा के विपरीत आज उसने उन्हें निर्दयता की मूर्ति बने पाया था। वह मूर्ख था, परंतु उसका मन कहता था कि भैया मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। पढ़ा लिखा नहीं था, पर अंदर से आवाज आ रही थी कि भैया मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। अगर श्रीकंठ भैया मुझे अकेले में बुलाकर 2-4 बातें कह देते, इतना ही नहीं 2-4 तमाचे भी लगा देते, तो मुझे इतना दुख ना होता। पर भाई का यह कहना कि अब मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता, लाल बिहारी से सहा ना गया। वह रोता हुआ घर आया, कोठरी में जाकर कपड़े पहने, आंखें पोंछी, जिसमें कोई यह ना समझे कि वह रो रहा है। फिर आनंदी के द्वार पर आकर बोलता है, भावज, भैया ने निश्चय कर लिया है कि वह मेरे साथ इस घर में नहीं रहेंगे। अब वे मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं जा रहा हूं। मैं कभी भैया को मुंह नहीं दिखाऊंगा।
मुझसे जो अपराध हुआ उसके लिए मुझे क्षमा करें भाभी। यह कहते कहते लाल बिहारी का गला भराया और वह रोने लगा। जिस समय लाल बिहारी सिर झुकाए आनंदी के द्वार पर खड़ा था, उसी समय श्रीकंठ सिंह भी आंखें लाल किए वे बाहर से आ गए थे। अपने भाई को खड़ा देखा तो घृणा से आंखें फेर ली और कतराकर निकल गए। अपने भाई की तरफ देखा भी नहीं, मानो उसकी परछाई से भी दूर भागते हों। आनंदी ने लाल बिहारी से की शिकायत तो की थी, लेकिन अब वो मनी मन पछता रही थी, क्योंकि वह स्वभाव से बहुत दयावान थी। उसको इसका तनिक भी ज्ञान न था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। वह मन में अपने पति पर झुंझला रही थी कि भैया इतने गर्म स्वभाव के क्यों हैं ये। उस पर यह भी तय हो गया था कि कहीं ये मुझे इलाहाबाद ना ले जाएं अपने साथ, क्योंकि वो इलाहाबाद जाना नहीं चाहती थी। वो तो सम्मिलित परिवार में रहना चाहती थी, ससुर के साथ, देवर के साथ, सास के साथ। इस बीच में जब उसने लाल बिहारी को दरवाजे पर खड़े होकर यह कहते सुना कि अब मैं जाता हूं, मुझसे जो भी अपराध हुआ मुझे क्षमा करना, तो उसका रहा सहा क्रोध भी पानी हो गया था। वह जोर जोर से रोने लगी। मन का मैल धोने के लिए नयन जल से उपयुक्त तो और कोई वस्तु होती ही नहीं है ना। श्रीकंठ को देखकर आनंदी ने कहा, लाला बाहर खड़े हैं, बहुत रो रहे हैं। श्रीकंठ, तो मैं क्या करूं? आनंदी, भीतर बुला लो ना। मेरी जीभ में आग लगे, मैंने कहां से यह झगड़ा उठा दिया। श्रीकंठ कहता है, मैं ना बुलाऊंगा। आनंदी कहती है, पछताओगे, उन्हें बहुत ग्लानि हो रही है, ऐसा ना कहो कहीं चले गए तो भाई साहब। श्रीकंठ ना उठा। इतने में लाल बिहारी ने फिर से कहा, भाभी भैया को मेरा प्रणाम कहना, वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं उनको अपना मुंह दिखाऊंगा भी नहीं। लाल बिहारी इतना कहकर लौट पड़ा और शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़ा। अंत में आनंदी कमरे से बाहर निकलती है और अपने देवर का हाथ पकड़ करके कहती है, कहां जाते हो? लाल बिहारी कहता है, जहां कोई मेरा मुंह ना देख सके। आनंदी, मैं जाने ना दूंगी तुम्हें। लाल बिहारी, मैं तुम लोगों के साथ रहने योग्य नहीं हूं, तुम्हें मेरी सौगंध, अब एक पग भी अगर आगे बढ़ाया ना। लाल बिहारी, जब तक मुझे यह ना मालूम हो जाए कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया है, तब तक मैं इस घर में कदापि नहीं रहूंगा। आनंदी कहती है, मैं ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूं कि तुम्हारी ओर से मेरे मन में तनिक भी मैल नहीं है। अब श्रीकंठ का हृदय भी पिघल गया। उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को अपने भाई को गले से लगा लिया। दोनों भाई खूब फूट फूट कर रोए। लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा, भैया आप कभी मत कहना कि मेरा मुंह नहीं देखोगे, आपके सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन। आप जो भी सजा देंगे मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा, बट ऐसा कभी ना कहना। श्रीकंठ ने कांपते हुए स्वर में कहा, लल्लू इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ, ईश्वर चाहेगा तो ऐसा अवसर कभी ना आएगा। बेनी माधव सिंह बाहर से आ रहे थे। दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर खुश हो गए और बोल उठे, बड़े घर की बेटियां ऐसी होती हैं, बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं। गांव में जिसने यह वृतांत सुना उसने इन्हीं शब्दों में आनंदी की सराहना की और कहा, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। धन्यवाद।